नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्पेस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका स्वागत करते हुए बिहार में एक खबर, धन्यवाद। इसे कल बिहार के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी जी ने फोड़ा, खबर फोड़ी और उन्होंने यह बात कर दी, पॉलिटिकल बम ही फट गया है कि उपेंद्र कुशवाहा, 2 दिनों पहले हम लोग नीतीश कुमार के पॉलिटिकल वारिस उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। कन्हैया भिलारी जी ने कहां से यह खबर निकाल ली कि उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो रही है, जेडीयू में वापस आ रहे हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। देखिए, वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत। मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं करता। आज सुबह से हमने भी गोते लगाने की कोशिश की कि क्या उपेंद्र कुशवाहा सचमुच घर वापसी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मैंने फोन भी किया था, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कई लोगों से बातचीत और कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। जैसे राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी, जिसकी स्थापना उन्होंने की जेडीयू से बाहर आने के बाद, वह पार्टी अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है भारत निर्वाचन में। दूसरी बात, उनके एक बहुत ही कट्टर समर्थक ने कहा, जो बहुत करीब है, कि उपेंद्र कुशवाहा इतना स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि नीतीश कुमार बिस्तर पर सोए हुए मुख्यमंत्री भी होंगे तो तेजस्वी यादव से बेहतर मुख्यमंत्री। एक और बात जो कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भले एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन वे उदास हैं और उदासी की कई वजह हैं। पहले उन्हें एनडीए में शामिल कराया गया, इसके बाद सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जमीन कितनी बची। फिर आप देख ही रहे हैं कि जब भी बिहार में कार्यक्रम हो रहे हैं, भाजपा खुद कार्यक्रम कर रही है, सहयोगी दलों को नहीं भी। एक बात और जो नोटिस करने लायक है, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की ओर से उनके व्यक्ति ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई है और ये सब बातें अभी फालतू है। लेकिन एक बात तो है कि जो पिछले दिनों का घटनाक्रम है, जिसमें नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर सेक्स एजुकेशन के बहाने जो बातें कह गए, जो बातें अच्छी नहीं थी, इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर विधानसभा के भीतर ही जीतनराम मांझी के साथ जो व्यवहार जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उस पर भी चुप रहे उपेंद्र कुशवाहा, जबकि दोनों एनडीए के हिस्सा है। तो उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी कुछ कह रही है क्या? पॉलिटिकल बारिश तो हम लोग तलाश ही रहे थे, तब भी हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे, लेकिन खामोशी। और आपको वह प्रकरण भी याद रखना चाहिए, जब कोई महीने भर पहले जातिगत गणना की रिपोर्ट आने के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, यदि नीतीश कुमार को जरूरत होगी तो सबसे पहला व्यक्ति खून देने वाला उपेंद्र कुशवाहा है। तो इस खामोशी का मतलब क्या है जी? देखिए, ये अब इस बात के ये जो खबर आई है और इस पर जो उसके बाद प्रतिक्रिया है, जो आपने लोगों से बात की, उसकी कई परतें हैं और उसके कई पहलू हैं। उन सब पर जी बारी-बारी से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये खबर कहाँ से आई और इस समय जी इस खबर का क्या मतलब है। देखिए, जी ये खबर जो आई है, वो एक तरह से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है पत्रकारों ने खुद से। ऐसा नहीं है कि जी किसी ने उनको ये ब्रीफ करके कहा है कि नीतीश कुमार से बातचीत हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं वापस महागठबंधन में या जेडीयू के साथ जा रहे हैं। ये जी क्या है कि दिवाली के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ पत्रकारों से मिले थे और उस दौरान जो बातचीत होती है तो बड़ी अनौपचारिक सी बातचीत होती है। जाहिर है, जब आप उस त्योहार के अवसर पर मिल रहे हैं तो उस अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनके जिनका ये नतीजा निकाला गया कि वो वापसी कर सकते हैं। वो नतीजा जी इसमें क्या है कि अब ये पत्रकार का काम होता है कि वो 2 में 2 जोड़े और उसका 36 नतीजा निकाले। जो अपनी पसंद का नतीजा होता है, वो सब आदमी अपनी-अपनी पसंद से निकालता है। तो उन्होंने ये जी बात कही, जो उन्होंने बात कही है पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में,
उस बातचीत का लबो-लुआब ये है कि वो अभी जहाँ हैं, वहाँ बहुत खुश नहीं है। जो आपने भी कहा कि वो उदास है, एनडीए में है, लेकिन उदास है। उदास है। जी। हाँ, जी। तो वो वहाँ खुश नहीं है, ये बात उन्होंने कही। सद्भाव दिखाया नीतीश कुमार के प्रति। इससे आप एक इन्फेरेंस ले सकते हैं, इसके आधार पर आके आप एक नतीजा निकाल सकते हैं कि उनकी घर वापसी हो सकती है। ये तो जी। पहली बात है जो खबर का आधार हम लोग अब तलाश रहे हैं, उसमें एक संभावना ये है कि वहां से ये बात निकली। अब जो दूसरी बात है, एक वो क्या है कि नीतीश कुमार के प्रति हमेशा उनका सद्भाव रहा है और नीतीश कुमार का उनके प्रति रहा है। लेकिन जी। नीतीश कुमार के साथ आने में भी उनके साथ बड़ी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि यहां आके वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर एनडीए में वो बहुत उदास हैं, तो महागठबंधन में आकर के या जेडीयू में वापसी करके वो बहुत खुश हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही। आप देखिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं अगर खून देने की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं दूंगा, और जो ये बात जी। उन्होंने, उन व्यक्ति ने, उनके करीबी लोगों ने आपको बताया कि नीतीश कुमार सोए भी रहे, बिस्तर पर सोए रहे, तब भी तेजस्वी यादव से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। इन दोनों जी। बातों का मतलब है कि नीतीश के प्रति तो सौहार्द है, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। यादव के साथ उनका जो सामाजिक समीकरण है जमीन का, वो नहीं बनता है। वोट का हम्म। सामाजिक समीकरण नहीं बनता है तेजस्वी यादव के साथ या ओवरऑल यादव समुदाय के साथ। जो वो विरोधाभास है, वो जमीन का, जो जमीनी स्तर पर जिसको हम लोग बार बार सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो है, वो वोट का एक दूसरे के साथ वो तालमेल नहीं बैठता है। तो इसकी वजह से वो यहां भी आएंगे तो उनके साथ एक दिक्कत रहेगी कि आरजेडी के साथ वो किस तरह से तालमेल बिठा करके आगे चलेंगे। जी। और अब लेके आते हैं नीतीश कुमार, अगर वो नीतीश कुमार के यहाँ आते हैं, एक हाइपोथेटिकल हम लोग बात करें, तो नीतीश कुमार अभी क्या दे देंगे उनको? जब वो अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब थी उनकी, और उसको लेकर के, उसको मर्ज करके वो जनता दल में आए थे, तब भी मेरी जानकारी है कि उनसे यही बात हुई थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके लिए बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष कोई बहुत बड़ा पद नहीं था, वो बहुत पहले उस पद पर रह चुके थे। बहुत पहले, एकदम शुरुआती दिनों में जी। उस पद पर रह चुके थे, जब प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे वो। तो ये बात थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बदले वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, जिसका अब जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों में संसदीय बोर्ड का क्या मतलब होता है वो आप भी जानते हैं। तो वहां उनको रखा गया, एक सम्मान देने के लिए एक पद देने की बात थी। तो अभी अगर वो वापसी करते भी हैं तो उनको क्या मिल जाएगा? क्या उनके लिए जो सबसे अच्छी स्थिति होगी, आदर्श स्थिति होगी, जो उनकी वापसी का आधार बने, क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दे उनको? नहीं, ये जब संभव नहीं है और लालू यादव तैयार नहीं होंगे इसके लिए। तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जी। वो आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिर हम्म। किसके लिए आएंगे वो किस लिए आएंगे? वो वापसी करके अगर जेडीयू में मर्ज कर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा होगा तो लोकसभा चुनाव में उनको एक सीट मिल जाएगी, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। जहां से वो जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं होगी चुनाव जीतने की। तो कोई जी। गारंटी कोई नहीं दे सकता, किसी भी सीट की नहीं दे सकता है। अगर हम्म। उनकी पार्टी अपनी पार्टी के साथ आते हैं, और आपने अभी बताया, ये हमारी जानकारी में नहीं था कि उनकी पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ उस है। पार्टी के साथ फिर वो पार्टी का क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर तालमेल भी नहीं हो सकता, मतलब फिर वो अलायंस का कोई मतलब नहीं होगा। फिर तो उनको जी। जेडीयू के सिंबल पर ही अपने लोगों को चुनाव लड़ाना होगा। नहीं, खबर ये आ रही है अजीत जी की वैसी स्थिति में वे रालोसपा को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं बची हुई है यदि राष्ट्रीय लोक जनता दल के रजिस्ट्रेशन में कोई अड़चन आती है तो। नहीं, अब इस बारे में तो फिर एक कानूनी राय उस पर लेनी होगी। वो कानूनी पोजीशन क्या है? अगर उन्होंने पार्टी का जी। मर्जर कर दिया है और किसी दूसरे जी। व्यक्ति के पास वो पार्टी जीवित नहीं है, तो फिर नहीं उस है। पार्टी को है। 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 पुनर्जीवित करना। है। किसी और नेता के पास है वो रालो। पार्टी। जी। जी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अगर अभी जीवित है, उसका चुनाव चिन्ह है और जीवित चुनाव है। आयोग में उसका रजिस्ट्रेशन है, और फिर वो जी। पार्टी इनको मिल सकती है, तब तो एक ठीक है, वो अच्छी बात है, फिर तालमेल हो जाएगा। तो हम्म। तालमेल में, इस अलायंस में भी तालमेल में उनको कितनी सीटें मिलेंगी? अभी जो उनको ऐसा, तो अभी आरजेडी जेडीयू 15-15, 16-16 सीटें बांट करके अगर बैठे हुए हैं, फिर कांग्रेस को भी सीट देनी है, लेफ्ट पार्टीज को भी सीट देनी है, मुकेश सहनी के आने की बातचीत है, तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? उनका लौटना क्या फायदेमंद होगा? नहीं तो अजीत जी, ये अजीत जी बात तालमेल की नहीं हो रही। बातचीत हो रही है घर वापसी जेडीयू के वही भीतर। हमने इसी पर हमने जी। पहले कहा ना कि अगर तो घर वापसी वो करते हैं तो जेडीयू में उनको क्या जी। मिल जाएगा?
कौन सा पद हम्म, मिल जाएगा जेडीयू में? अभी अभी तत्काल उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाने की बात है, ये तो बहुत इंसेंटिव था उनका प्रदेश अध्यक्ष होने का। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई हैसियत नहीं होती है। ऐसी पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं होती। तो ये उपेंद्र कुशवाहा अगर अपनी पार्टी बना करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए ये कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं होगा कि वो फिर से जनता दल में आकर के और प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं या उनको ज्यादा से ज्यादा मंत्री बना दिया जाए। उससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है उपेंद्र जी की। तो उनके लिए वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो जहां तक जी मेरी समझ अभी है ज्ञानेश्वर जी, जहां हम इस खबर को सुनने के बाद जो हमारी बातचीत हुई है लोगों से और जो हमारी समझ बनी है, उसमें यह है कि जो एनडीए के अंदर एक प्रेशर पॉलिटिक्स, एक दबाव की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा ने की है। उस दबाव की अच्छा राजनीति की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि वहां एनडीए के अंदर उनकी अभी किसी भी सहयोगी पार्टी की कोई पूछ नहीं हो रही है। कोई उनको बिल्कुल अगर अगर कार्यक्रम हो रहे हैं उसे बुला लिया गया तो बुला लिया गया, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये लोग जी रेस्टलेस हो रहे हैं, तमाम जो सहयोगी हैं, सिर्फ बिहार के सहयोगी नहीं, देश के दूसरे सहयोगी भी। और आप देखिए कि इस चक्कर में कितने सहयोगी छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब झगड़े बढ़ रहे हैं एनडीए के भीतर। अन्ना डीएमके ने साथ छोड़ दिया। हरियाणा की जो सहयोगी पार्टी है, जो जननायक जनता पार्टी, वो राजस्थान में चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसा कई जगह हो गया सहयोगी पार्टियों के अंदर जो रेस्टलेसनेस है, उनको उनको लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी फैसला हो, सीटें तय हो, ताकि तस्वीर स्पष्ट हो। उनको जितनी छोटी पार्टियां हैं उनको बड़ी तैयारी करनी होती है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह उनके पास न साधन है न उनके वैसे सलाहियत हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि चीजें स्पष्ट हो जाए, और बीजेपी ये चीज स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम आपको कितनी सीट देंगे और कौन कौन सी सीट देंगे। तो जी और उसके अलावा भी एनडीए के अंदर अब एक एनडीए की बैठक हो गई थी उसके जुलाई में, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई एनडीए की। एनडीए के लोगों से कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। जी बड़े नेता हमको जहां तक जानकारी है वो मिल नहीं रहे हैं। बड़े नेता का अमित मतलब शाह अमित मिले थे, शाह। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह मिले थे उपेंद्र कुशवाहा हाँ, से। तो ये तो थोड़े दिन पहले की बात है ना। ये जब ये चीजें तय करने के अभी कोई ऐसा अभी आए, जैसे बिहार में उनका दौरा हुआ, उनकी रैली हुई, तो वो सहयोगी पार्टियों के नेताओं से भी मिलते, बैठ करके अलग से बात करते, पटना में बात करके जाते उनसे, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कोई जी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है बीजेपी ने। एक एनडीए का जो सेक्रेटेरिएट काम करना चाहिए था कि आपको आपके साथ कम्युनिकेशन हो, वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो जी उसकी वजह से ये एक दबाव डालने की राजनीति है कि ये हम छोड़ के जा भी सकते हैं। अब ये भी लग रहा है कि बीजेपी बहुत परवाह भी नहीं कर रही है, क्योंकि उसने एक दूसरे कुशवाहा नेता को, बड़े कुशवाहा नेता को, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और उस वोट को लेकर के अब बीजेपी भी सोच रही होगी कि 4% वोट है, तो उस वोट के लिए हम कितने नेता, कितने चेहरे आगे करके रखें और कितने लोगों को क्या दें। अगर वो वोट सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी के साथ नहीं आएगा, तो क्या इस बात की गारंटी है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर बीजेपी के साथ आ जाएगा? तो जी उस 4% वोट के लिए बीजेपी कितना कंप्रोमाइज कर सकती है, कितनी चीजें कितना आगे बढ़ सकती है। इस वजह से बीजेपी को बहुत अभी तरजीह नहीं दे रही है। जितना जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना महत्व नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक महत्व जताने के लिए, संभव है कि ये बयान, ये स्थिति, इस तरह की कुछ बातें कही हो जिसका ये मतलब निकले कि वो छोड़ के जा सकते हैं, ताकि बीजेपी फिर उनकी सुध ले, उनके बारे में पूछे, उनको उनको महत्व दे। ये एक संभावना हमको लग रही है अभी तात्कालिक। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्ञानेश्वर जी, एक एक बड़े व्यंग्यकार हुए पाकिस्तान के, यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी, तो उनकी एक लाइन है बड़ी मशहूर है कि इस मुल्क की अफवाहों की एक खास बात ये है कि वो अक्सर सही साबित हो जाती हैं। तो जी कोई भी अफवाह उड़ती है तो कई बार ये संभावना रहती है कि वो सही साबित हो जाए। अब क्या होगा आगे ये हम लोग स्पेकुलेट न करें, लेकिन ये संभावना है कि अभी उन्होंने दबाव डालने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने एक बयान दिया हो, और इस बयान का असर दोनों गठबंधनों पर होगा। इस महागठबंधन में भी होगा इसका असर, इस पर चर्चा वहां भी हो रही होगी, और एनडीए के अंदर भी इसकी चर्चा हो रही होगी, बीजेपी भी इसकी चर्चा कर रही होगी। बीजेपी इस बात का आकलन कर रही होगी, अब नफा नुकसान का आकलन हो रहा होगा कि जी उनके रहने से कितना फायदा है, उनके चले जाने से कितना नुकसान है। और एनडीए में और महागठबंधन में भी ये विचार हो रहा होगा कि उनका, हम अगर हमारे साथ वो आ जाते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ जी ये सोचा जा रहा होगा कि आ जाते हैं तो हमको कितना फायदा होगा, और वो कितना जी वोट, बिल्कुल कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सम्राट चौधरी को। तो ये हम्म, निश्चित रूप से ये एक सोच समझ करके ये बात छोड़ी गई है मार्केट में। और इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो अनौपचारिक बातचीत हुई पत्रकारों से, वहां से ये बात निकली है।
और ये अब आकलन दोनों तरफ हो रहा होगा। वो अभी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। इसके आगे दोनों तरफ की स्थितियां देख करके वो कोई फैसला करेंगे। अजीत जी, मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, खामोशी और उदासी। उदासी के बारे में तो आपने बात बताया कि, और यह भी चर्चा हम कर ही सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्सा रहे, 2020 के चुनाव में वे अलग से लड़े, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा खामोश, और यह भी देख रहे हैं कि जैसे देखिए, बीजेपी के भीतर ही आ गए आरसीपी से। कहां जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें पूछ कौन है? जीतन राम मांझी। यह तो जानते हैं कि उनके बेटे को, संतोष मांझी को, टिकट गया से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या कोई दूसरी सीट भी मिलेगी? देखिए, अभी तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को अपना दोस्त कहा, चिराग पासवान का नाम भी लिया, लेकिन क्या चिराग पासवान भी जानते हैं कि उन्हें कितनी सीटें दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए? कोई गारंटी है कि जो लोग बीजेपी में आ भी रहे हैं, उन्हें बीजेपी के भीतर पूछने वाला, उनका हाल लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखता नहीं है दीदी। तो ये खामोशी, ये उदासी, ये उपेक्षा और अपेक्षा, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी हमने जो कहा कि बीजेपी ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि सहयोगी पार्टियों के साथ कोई लगातार जो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होती है, बातचीत की जो प्रक्रिया होती है, वो चलती रहे, जी। इसका कोई सिस्टम बीजेपी ने नहीं बनाया है। जैसे एक जमाने में जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई थी, तो एक सेक्रेटेरिएट काम करता था, एक दूसरी बड़ी पार्टी का नेता संयोजक होता था एनडीए का, और उसके थ्रू तमाम पार्टियों के बीच एक तालमेल की बातचीत हमेशा चलती रहती थी। एक कोऑर्डिनेशन की कमेटी होती थी, एक तरह का कोऑर्डिनेशन होता था। वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए मिजोरम में जो सत्तारूढ़ पार्टी जो गठबंधन में थी एनडीए की, जो जुलाई की बैठक में आई थी पार्टी, उसने साथ छोड़ दिया। जी। अन्ना डीएमके वो भी जुलाई की बैठक में थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। तो ये जो बैठक में पार्टियां थी, आई थी जुलाई में, वो साथ छोड़ करके जा रही हैं। सबको यही लग रहा है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, और सहयोगी पार्टियों को ट्रीट करने का जो बीजेपी का तरीका है वो सही नहीं है, वो पर्याप्त जी। नहीं है। और ये इसका सही कारण है, जब कांग्रेस बहुत मजबूत थी तो वो भी अपने सहयोगियों को नहीं पूछती थी, तब बीजेपी बहुत महत्व देती थी सहयोगियों को। आज बीजेपी को लग रहा है कि जो राजनीति होगी उसके दम पर होगी, तो इसलिए जी। वो महत्व नहीं दे रही है। तो एक तो उदासी का कारण तो वो है, उपेक्षा वो निश्चित रूप से फील कर रहे होंगे लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का क्या कोई सिस्टम नहीं है। अब खामोशी की जो बात है ना, वो खामोशी की बात भी इसी वजह से है क्योंकि बीजेपी में एक तो महत्व नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ का रास्ता हम खोल करके रखें, वहां से संबंध न खराब करें। देखिए, उनको उनको पता है कि अगर बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा पद दिया, वो 3 लोकसभा सीटें दी और 14 के चुनाव में वो तीनों जीत करके आए, तो केंद्र सरकार में मंत्री बने, तो लगभग उसी तरह का सम्मान और पद नीतीश कुमार ने भी उनको दिया है। नीतीश कुमार ने जी। उनकी पार्टी, जब वो पहली बार वापस लौटे तो उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था, अपने आप में बड़ी चीज थी, राज्यसभा का सदस्य बनाया था। जब वो दूसरी बार आए जी। तब भी उनको एमएलसी बनाया था। तो एक तो उधर से ऐसा नहीं है कि उनको इस तरह की चीजें वो हासिल हो सकती हैं नीतीश कुमार से, कोई बड़ा बड़ी। आज भी उनका बंगला खाली नहीं कराया गया, आज भी उनका बंगला नहीं खाली कराया गया। अच्छा, ये देखिए, अभी इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक सद्भाव है बना हुआ है, और जी। दूसरे उसके इसकी वजह से वो अपना रास्ता दूसरी तरफ भी खोलकर रखना चाह रहे हैं। अभी आपने बहुत जी। जी। मार्के की बात कही कि किसी को पता नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान तक को जी, पता सही। नहीं है, पति पारस को पता नहीं है, जीतन राम मांझी को पता नहीं है, वैसे ही उपेंद्र जी को भी पता नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी। अब अगर मान लीजिए इन मौके पर बीजेपी इस बात को कहे कि भाई हम तो 30 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बाकी आपको 10 सीटों में बंटवारा होगा, आप 4-5 सहयोगी पार्टियों का। तो एक-एक 2-2 सीटें अगर आ रही हैं उस खाते में, तो उतना लेकर के, और फिर उसका अलग हो सकता है कि तब ये छोड़ने की नौबत आए उस समय। तो अभी अगर बयान दे करके और संबंध बिगड़े रहते हैं तो उस समय दिक्कत होगी। तो अभी अगर नहीं बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसका मतलब वो जी। सद्भाव बना हुआ है नीतीश कुमार के साथ, कि जब भी वो चाहें तब वापसी कर सकते हैं। 1-2 सीट लेकर के लड़ने का उनको कोई फायदा नहीं है, और उसमें भी ऐसी सीटें मिलेंगी जो जो उनके समीकरण में बैठती हो, जहां से उनका उम्मीदवार जीत सकता हो, इसकी भी कोई संभावना नहीं है।
अभी एक नहीं एक ठीक। एक जैसे जी। आप एक सीट उनको, जैसे आपने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी को गया सीट मिल जाएगी उनके बेटे के लिए, उसी तरह से एक सीट जी। है काराकाट की सीट मिल जाएगी उपेंद्र कुशवाहा को। दूसरी सीट कौन सी मिलेगी, कहां से मिलेगी, अभी ये बिल्कुल कोई इस भरोसे के साथ कोई नहीं कह सकता है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक रास्ता खोल करके रखा रखा है, और ये चुप्पी बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि इस बार उन्होंने पहले के जो अपने अनुभव हैं उससे उन्होंने सबक लिया है। और किसी भी नेता को लेकर के, ये नीतीश कुमार के ऊपर उनके, चूंकि अभी जो हुआ विधानसभा का जो भी मामला था वो नीतीश कुमार का निजी मामला हो गया था, वो चूंकि उनकी सेहत से मामला जुड़ गया था, उनके मानसिक स्वास्थ्य से मामला जुड़ गया था, तो एक निजी कमेंट करना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने एक सावधानी बरती। और अब वो जी। अपने भविष्य को लेकर के, अभी उनके साथ उम्र है, अभी वो नीतीश कुमार के बाद उनके वो दूसरी दूसरी पीढ़ी, दूसरी लाइन के नेता वो हो सकते हैं। इस बात की संभावना बची हुई है जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक समय था जब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को देखा जा रहा था, और आज जब आरसीपी बाहर हो गए हैं जेडीयू से और बड़े बिटरनेस के साथ बाहर हुए, उतने कड़वाहट के साथ उपेंद्र कुशवाहा अलग नहीं हुए। वैसी कड़वाहट नहीं हुए। आरसीपी जी। के साथ कड़वाहट थी बड़ी। तो आज के तारीख में जो नेता है नीतीश कुमार की पार्टी में, हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, चाहे ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, ये सब समीकरण से बाहर के लोग हैं, जातीय समीकरण से बाहर के नेता हैं। और उपेंद्र कुशवाहा समीकरण के अंदर के समीकरण के नेता हैं। तो अगर वो जी आते हैं बिल्कुल। जेडीयू में तो उनका स्थान नंबर 2 हो सकता है, और वो भविष्य में उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं नीतीश कुमार के। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे होंगे, संभवतः इसलिए उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है, किसी भी बात पर वो बयान नहीं दे रहे हैं। अनलेस अगर उनको बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल जाए कि भाई ये आपको 3 सीटें जो हमने दी थी वो 3 सीट आपको दे रहे हैं, और भी आपको जो कहिए सो हम लोग दे रहे हैं, तब तो आप खुल के लड़ाई लड़े वो। अब किसके दम पर, ये हम लोग यहाँ कहावत कहते हैं ना कि मजबूत खूंटे के दम पर बछड़ा उछलता है। तो यहाँ बिल्कुल। खूंटा ही नहीं है, यहाँ कोई खूंटा ही नहीं है, तो किसके दम पर उछले। अपने इंडिविजुअल, तो फिर अपने इंडिविजुअल ही राजनीति करनी है तो क्यों नीतीश कुमार से संबंध खराब करें वो। और जब बीजेपी ने अपनी सारी ताकत, जो खूंटे का दम होता है, वो सम्राट चौधरी को दे रखा है, उनको ऑथराइज कर रखा है कि नीतीश के ऊपर जो भी अटैक करना है वो सम्राट चौधरी करेंगे, और वो कर भी रहे हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका तो और भी कम हो जाती है ना उस अलायंस में। तो इस वजह से तो उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका एनडीए अलायंस में कम हो जाती है, यह मार्केट की बात है। और वे, यदि स्थितियां परिस्थितियां ठीक होती हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा उनके बारिश हो सकते हैं। देखिए, एक और बात बिहार में चल रही है जब से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। जो लोग बिहार को चाहने वाले हैं, जो लोग बिहार को प्यार करते हैं, जो लोग मतलब बौद्धिक बहस करते हैं, वे कहते हैं कि नीतीश कुमार का इस हाल में पहुंचा, अभी पहुंचा, क्योंकि दूसरा कोई नेता दिखता नहीं है। और जो नीतीश कुमार की कटु आलोचक भी रहे हैं, वे नीतीश कुमार की इस स्थिति से दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, जब यदि आप समालोचना करें। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का बीमार हो जाना या नीतीश कुमार की मनोदशा में परिवर्तन हो जाना बिहार के लिए बहुत दुखदायी है। उनके आलोचक भी कहने लगे, भले वे प्लेटफॉर्म पर ना कहें, लेकिन उन्हें लगता है, मुझे कई लोगों ने फोन किया कि भाई एक बात तो माननी होगी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद नीतीश कुमार काम करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री, और अभी नीतीश कुमार के मुकाबले ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो बिहार को आगे ले जा सके किसी भी गठबंधन में। यह भी समझने की बात है कि उनके आलोचक भी उनके प्रशंसक होने लगे हैं। ये स्थितियां जब बदलती हैं, जब स्थितियां बदलती हैं, जब तक वो बहुत पावरफुल दिख रहे थे तब जी। तक उनकी आलोचना हो रही थी। जब वो थोड़े वल्नरेबल दिखने लगे, थोड़े कमजोर दिखने लगे, तब फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि उनका विकल्प कौन हो सकता है, और फिर उसके मुकाबले इनकी क्या अच्छाइयां हैं। जब आप तुलना के लिए कोई आदमी सामने होता है तभी आप उसकी अच्छाई बुराई का आकलन करते हैं। जब तक वो बहुत पावरफुल दिख रहे थे कि वो सारे फैसले वो कर रहे हैं, तो उनके फैसले की आलोचना हो रही थी। फिर एक भय हो गया कि मान लीजिए कौन आएगा इनकी जगह, इनके जैसा होगा कि नहीं। ये हमेशा होता आया है, नेहरू के समय भी हुआ। आफ्टर नेहरू का एक डिबेट था कि नेहरू जी। के बाद कौन।
वाजपेयी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ये डिबेट था कि कौन होगा वाजपेयी के बाद। तो ये राजनीति में इस तरह की चर्चा होती है जब नेता बड़ा हो जाता है और उसका एक एक समर्थक वर्ग बहुत बड़ा हो जाता है, उसके कामकाज का दायरा बड़ा हो जाता है, तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि उसी तरह से कि हुआ आफ्टर नीतीश एक बहस होगी और उसमें जो अभी चेहरे दिख रहे हैं जब उनके साथ तुलना होगी तो ये कहा जाएगा कि नीतीश बेहतर है। अभी जो लॉट अवेलेबल है, जो लीडर है बिहार के, उनमें वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे हैं। तो ये बहस तो होगी और ये 18 साल के कामकाज का आकलन होगा और उस आकलन के आधार पर ये कहा जाएगा, क्योंकि उसकी तुलना के लिए उसके पहले के 15 साल होंगे, कि उस 15 साल से तुलना होगी 18 साल की, फिर कहा जाएगा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उस स्थिति में ज्ञानेश्वर जी, एक ये उसी से आप एक निष्कर्ष निकालिएगा कि फिर ये सोचा जाएगा कि नीतीश ही अपना उत्तराधिकारी तय करके जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाए, जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि काम उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि बिहार में बड़ी विकास की गंगा बह गई हो, वो तो आंकड़े उन्होंने खुद ही रखे जिससे पता चला कि बिहार की क्या स्थिति है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े खुद नीतीश कुमार ने रखे, तो बिहार की जो बदहाली है वो तो सबके सामने है। इसके बावजूद सामाजिक न्याय या सुशासन न्याय के साथ विकास का की जो एक अवधारणा थी कि कमजोर और वंचित वर्ग के साथ अन्याय न हो, ये जो एक उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के लिए कुछ अच्छे काम और वंचितों और सबसे निचले जो डाउन ट्रॉडन है उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता, वो लीगेसी उनकी कायम रहे। इसके लिए लोग चाहेंगे कि उत्तराधिकारी वो खुद तय करके जाए। और अभी तक जहां तक मेरी समझ है, उस पैमाने पर लोग अभी तेजस्वी यादव को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में जाते हैं तो वो उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहने का भी अनुभव है उनका, संगठन का लंबा अनुभव है, तो वो उस तरह से वो भी विनम्र है, शालीन है, ये तमाम गुण उनमें भी हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उपेंद्र कुशवाहा के मन में ये बात हो कि हम वापसी करें अगर जेडीयू में, तो मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप देखिए अब बीजेपी में उनका भविष्य कैसा होगा, बीजेपी के साथ ये वो बीजेपी में गए नहीं है और उसके उनसे सम्राट चौधरी चले गए बीजेपी में और बीजेपी ने उनको पर्याप्त महत्व दे करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो बीजेपी में तो जगह भर गई, कुशवाहा नेता की जो जगह हो सकती है वो जगह तो भर गई बीजेपी में। इंडिपेंडेंट पार्टी बना करके जो चुनाव लड़ने की बात है वो राजनीति बहुत सफल नहीं हो सकती है। किसी एक मुकाम पर आकर के हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा किंग मेकर हो, लेकिन किंग बनने की जो संभावना है वो उस पार्टी के साथ नहीं बनेगी। ये अभी तक की जो स्थिति है वो हमको इन दोनों बड़ी प्रादेशिक पार्टियों के रहते और उसके बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी तीसरी बड़ी प्रादेशिक पार्टी है और उसके बाद कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इतनी पार्टियों की भीड़ में वो अपनी पार्टी का ऐसा आधार बना लेंगे कि वो मुख्यमंत्री हो जाए, जो उनकी महत्वाकांक्षा है और वो समझते हैं कि वो इसके लायक हैं, योग्य हैं, तो वो नहीं हो सकता। वो सपना पूरा हो सकता है जेडीयू में आकर। देखिए जब उपेंद्र कुशवाहा जी अजीत जी, जब उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था जो उपेंद्र कुशवाहा के करीब रहते हैं, तो उन्होंने एक बात और बताई कि देखिए चाहे समता पार्टी हो चाहे जेडीयू, इसका निर्माण तो लालू यादव के विरोध में हुआ था, आरजेडी के विरोध में हुआ था। तो जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, साथ हो गए, तो जो इस अवधारणा के लोग थे, आरजेडी की खिलाफत करने वाले लोग थे, वे जेडीयू के भीतर खुश नहीं है, रास्ते तलाश रहे। दो उदाहरण दिए गए कि 2015 में नीतीश कुमार पहली बार लालू यादव के साथ गए, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त यह बात तय थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन 2024 के बाद जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो यह बात भी करीब करीब नीतीश कुमार स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के भीतर वे नेता जो लालू यादव के साथ नहीं चल सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं चल सकते हैं, वे घुटन में हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे नेता बीजेपी के और उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में भी है। ये निश्चित रूप से होगा। पहले ही जो हम लोगों ने बात की कि जो विरोधाभास है, जमीन पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आरजेडी के वोट बेस में और नीतीश कुमार के वोट बेस में, वो बहुत इमिनेंट, बहुत
बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ढकी छिपी सी बात है। बिहार का सामाजिक समीकरण जी सबके सामने है। तो जो यादव जी समाज है उसके साथ कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी दोनों का, धानुक का मिलना, ये एक मुश्किल सी बात होती है। किसी एक चुनाव में हो जाए तो अलग चीज है। तो जो समीकरण था जेडीयू का, वो लगातार आरजेडी से लड़ने का था। और जब तक नीतीश कुमार कमान में थे और सारी चीजें उनके हाथ में थी और जूनियर पार्टनर के तौर पर आरजेडी साथ में थी, तब तक लोगों को दिक्कत नहीं थी। अगर सीनियर पार्टनर आरजेडी होती है, अगले चुनाव में अगर तेजस्वी यादव का चेहरा प्रोजेक्ट करके और चुनाव लड़ा जाता है और बड़ी सहयोगी पार्टी आरजेडी होती है, कमान उसके हाथ में चली जाती है, तो ये बहुत से लोगों को रास नहीं आएगा। तो वो लोग बीजेपी जी में जा सकते हैं। उसमें से कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि तो उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि थोड़े से लोग अगर जेडीयू से आ जाएं तो वो एक ऑल्टरनेटिव फोर्स बन जाए। अगर बिल्कुल वो अल्टरनेटिव फोर्स नहीं बन सकती। अगर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बना के रखे होते, जैसे चिराग पासवान की पार्टी, जैसे उनके पिता ने पार्टी बना करके रखी, और उस तरह की इंडिपेंडेंट राजनीति की होती, जो तब संभव था कि उनकी कोई आज स्थिति होती। लेकिन उन्होंने एक उस पार्टी को पहले मर्ज किया, फिर अलग हुए, तो ये स्थितियां उस तरह से डायलूट हो गई चीजें। उनका जो एक मुकाम बना था, उनकी जो एक जगह बनी थी, वो जगह वो डायलूट हो गई, उनकी वो स्थिति अब नहीं रही। तो वो उस स्थिति में भी जो ये समीकरण है, अगर तेजस्वी यादव को बनाया जाता है और डिस्ग्रंटल्ड नेता जो है वो अगर अलग होना चाहते हैं, तो उस समय भी अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में है तो उनके लिए वो बेहतर पोजीशन होगी। तब वो फिर नेतृत्व सही अपने बात हाथ में ले सकते हैं। तब वो इस जी बात का विरोध करते हुए लीडरशिप अपने हाथ में ले सकते हैं। और तब जो जितनी भी कुर्मी, कोयरी, धानुक या अगली जातियों के भी जो नेता जो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, वो उनके साथ आ सकते हैं। फिर एक बड़ा पॉलिटिकल उस समय धमाका हो सकता है, बड़ी पॉलिटिकल चर्निंग उस समय हो सकती है। लेकिन उसके लिए उनको जेडीयू में रहना होगा। तो वो जेडीयू में रहना होगा अगर एक फोर्स बनना चाहते हैं, अगर एक फोर्स, ऑल्टरनेटिव फोर्स जी बनना चाहते हैं, तो वो अभी उन्होंने जो पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके बैनर के तले इस लोकसभा चुनाव के पहले होता नहीं दिख रहा है। उसमें अभी नहीं होता अभी दिख रहा है एक गलत डिसीजन उनका हुआ उस समय, पता नहीं उन्होंने क्या सोच करके किया। लेकिन अगर वो 2019 का भी चुनाव उसी में रहते हुए बीजेपी के साथ लड़े होते, नीतीश कुमार के साथ उस समय उन्होंने एडजस्टमेंट करके रखी होती, तो आज उनका एक मकाम हम्म, बड़ा होता, वो भारत सरकार में मंत्री भी होते हो सकता है, और तब अपने लोगों को वो बेहतर अपने साथ जोड़ करके रखने में कामयाब रहे होते। लेकिन खैर, वो हर नेता के जीवन में एक समय आता है, जैसे रामविलास पासवान के साथ 2009 में आ गया था, तो इनके साथ भी आया 2019 के बाद। तो उसको अब उसको उस स्थिति से निकलने के लिए, अपनी ताकत फिर से रिगेन करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन ये है, और एक बेटर ऑप्शन है कि वो जेडीयू के साथ चले जाए, या फिर इस बात का भय दिखा करके, इस बात से प्रेशर बना करके वो बीजेपी के साथ कोई जी अच्छी डील हासिल कर ले। ये दो स्थिति है कि वो या तो आ जाए जेडीयू चलिए में और अपने लिए कुछ ये बढ़िया हासिल। दोनों स्थिति हाँ हाँ, ये या दोनों कुछ। स्थितियां और परिस्थितियां जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये दोनों स्थिति और परिस्थिति है तो इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति की समझ रखने वालों को और बिहार को उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी और उदासी दोनों पर नजर रखनी होगी कि कदम किस ओर बढ़ रहे हैं और क्या सचमुच में नीतीश कुमार ने अपना पॉलिटिकल बारिश बनाने का फैसला कर लिया। मैं उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या इस मामले में वे आगे बढ़ रहे हैं और यदि आगे बढ़ते हैं तो विकल्प क्या क्या है। इन सारे विकल्पों पर और उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी और उदासी पर हम नजर रखेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। तो आज की चर्चा के लिए अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।